एनएसई में तकनीकी दिक्कत की वजह से 3 घंटे तक रुकी रही ट्रेडिंग। वित्त मंत्रालय ने सेबी एनएसई से मांगी रिपोर्ट। एनएसई बोली आज का कोई भी ट्रेड नहीं होगा रद्द। बैंक शेयरों के दम पर बाजार ने भरी उड़ान। सेंसेक्स निफ्टी पहुंचे नए शिखर पर। सेंसेक्स करीब 350 पॉइंट उछला। 6 महीने के निचले स्तर पर सोना। अमेरिका में अनुमान से बेहतर रोजगार के आंकड़ों से कीमतों पर दबाव। आज से गोल्ड बॉन्ड का 9वां चरण खुला। जीएसटी के विरोध में पूरे गुजरात की टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुई लामबंद। सूरत के बाद आज से अहमदाबाद के कपड़ा व्यापारी भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। 8 करोड़ बचाने के लिए एयर इंडिया ने कहा नो नॉनवेज। घरेलू इकोनॉमी क्लास में बंद किया नॉनवेज खाना। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री पद से नहीं देंगे इस्तीफा। आरजेडी विधायकों की अहम बैठक में पार्टी ने लिया फैसला। और भारत में अमेजॉन प्राइम डे ने लगाई पहली सेल। स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट। नूबिया सीरीज के फोन पे 4000 तक की छूट। आपकी वित्तीय सुरक्षा का हम रखते हैं पूरा ख्याल। योर मनी का मकसद है आपको सही मायने में आर्थिक आजादी देना, जिसके लिए हम न सिर्फ निवेश के गुर सिखाते हैं बल्कि आपको जागरूक भी रखते हैं। आज भी हम आपको बताएंगे ऑनलाइन धोखाधड़ी होने पर कैसे आप अपने नुकसान से बच सकते हैं, कैसे अब ऑनलाइन ग्राहकों के हाथ में आ गई है और ताकत। साथ ही हम बताएंगे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करना चाहिए या नहीं। साथ ही देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल और आज मेरे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के डायरेक्टर पंकज मटवाल। पंकज जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन ग्राहकों के हाथ में आई और बड़ी ताकत के बारे में। डिजिटल ट्रांजैक्शंस, डिजिटल लेन देन अगर आप करते हैं तो कई बार यहाँ पे फ्रॉड के केसेस सामने आते हैं। कुछ तो हमारी लापरवाही की वजह से हम पैसे गंवा देते हैं और अक्सर हमने देखा है कि फ्रॉड, जो कि साइबर सिक्योरिटी को लेकर बहुत बड़ा इशू है, वो भी सामने आता है। लेकिन अब यहां पर क्या तय किया गया है कि आप अपने नुकसान की भरपाई मांग सकते हैं बैंक से। ये जो आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली है, किस तर्ज पे हैं और क्या क्या बारीकियां हैं, क्या क्या हाइलाइट्स है? देखिए, क्योंकि आप एनकरेज करें लोगों को बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो ऐसे में जरूरी है कि उनकी सुविधा का या सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। और ऐसे में आरबीआई ने ये कहा है कि अगर कोई भी फ्रॉड होता है, आपका अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन होता है, तो ऐसे केस में कस्टमर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होगी। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि उनका जो सिस्टम है वो काफी स्ट्रांग होना चाहिए। उनका जो ग्रीवांस मैनेजमेंट है या उनका जो आपका रेस्पॉन्स मैकेनिज्म है वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे अभी भी आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको एसएमएस अलर्ट आता है, लेकिन अब ये है कि जब अलर्ट आता है और आपको मान लीजिए मालूम चलता है कि जो ट्रांजैक्शन है वो आपने नहीं किया है, आपको एसएमएस आया कि आपके क्रेडिट कार्ड से पैसे निकल गए हैं या बैंक अकाउंट से पैसे निकल गए हैं और आपको मालूम चला आपने तो किया नहीं है, तो आप क्या करते हो? पहले आप नंबर ढूंढते हो कि कॉल सेंटर का नंबर या हेल्पलाइन नंबर ढूंढते हो, उनको फोन करते हो, इन्फॉर्म करते हो। लेकिन अभी आरबीआई ने बोला है कि हर बैंक का जो एसएमएस आएगा या ईमेल अलर्ट आएगा, उसमें ही आपका पूरा सिस्टम लिखा होगा कि आपको कहां फोन करना है, क्या करना है। और जब आप एसएमएस करोगे, रिवर्ट करोगे, तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी आपको इमीडिएट मिलेगा। तो इसके लिए, आपके सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए ये आरबीआई ने डायरेक्टिव्स निकाले हैं ताकि आप ज्यादा भरोसा कर सके डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर, बैंकिंग सिस्टम के ऊपर, और ये आपके फायदे में रहे। बिल्कुल, जिसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बैंक के साथ अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल नंबर जरूर रजिस्टर करवाएं। अक्सर हम आपको बोलते हैं कि ये जो डिटेल्स हैं आपके बैंक के पास होना बहुत जरूरी है, और अगर आपने अभी तक एसएमएस अलर्ट सर्विस एक्टिवेट नहीं करा ली है तो वो भी आपको करा लेनी चाहिए, ताकि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो जो कि एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो, धोखाधड़ी का ट्रांजैक्शन, तो आप पर आपको जो है एसएमएस के जरिए या ईमेल के जरिए जानकारी मिल जाए। लेकिन साथ ही अब इसे क्लेम करने के लिए भी आरबीआई ने गाइडलाइंस के तहत कुछ दिन दिए हैं। अगर आप 3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करा देते हैं तो आपको, भले ही वो चूक आपसे हुई है, भले ही आपने गलती से पैसे यहाँ पर आप चले गए आपके हाथ से, या अगर धोखाधड़ी हुई है आपके साथ, तो आपको एक अमाउंट दिया जाएगा। हो सकता है पूरा अमाउंट भी इस केस में आपको मिल जाए।
देखिए, अगर 3 दिन के अंदर आप रिपोर्ट कर देते हैं अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन, तो उस केस में आपकी लायबिलिटी 0 होती है। बिल्कुल। और 4 डेज टू 7 डेज के बीच में करते हैं तो उसके लिए भी अगर आपका बेसिक अकाउंट है तो उसके अंदर मैक्सिमम लायबिलिटी 5,000 की, और दूसरे सभी अकाउंट के लिए 10,000 की, और मैक्सिमम अगर आपका कैश क्रेडिट अकाउंट है या फिर आपके कार्ड की लायबिलिटी, कार्ड की लिमिट 5 लाख से ऊपर है तो मैक्सिमम लायबिलिटी आपकी 25,000 हो सकती है। लेकिन अगर आप रिपोर्ट 7 डेज के बाद करते हैं तो ऐसे में आरबीआई ने बोला है कि बैंक का जो भी अप्रूव्ड इसमें अप्रूवल होगा, बोर्ड का अप्रूवल होगा, वो मान्य होगा। बट उस केस में भी आपको 90 डेज के अंदर जो भी कस्टमर जिसके साथ फ्रॉड हुआ है या जिसके साथ अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन हुआ है उसको आपको जवाब देना पड़ेगा कि उसकी लायबिलिटी कितनी बनती है। और अगर आप नहीं देते हो तो वो सिर्फ जो मैंने अभी बताया कि 5,000, 10,000 या 25,000 जो लिमिट है उस लिमिट के अंदर ही होगा। लेकिन इसमें ऐसा भी है कि कस्टमर ऐसा ना सोचे कि अब क्योंकि लायबिलिटी उनकी नहीं है, तो कई बार ये भी देखा गया है कि आपके क्रेडिट थेफ्ट या आपके जो क्रेडेंशियल्स हैं वो आप किसी जाने अनजाने किसी के साथ शेयर कर देते हैं, और ऐसे में अगर मालूम चलता है कि आपने विलफुली ऐसा किया हुआ है तो वो शायद गलत होगा, तो लोग उसका मिसयूज ना करें, इसके लिए भी थोड़ा सा बैंक जरूर देखेगा। लेकिन आज अगर आप डायरेक्टिव्स को देखते हो तो ये सिंपल क्लियर है कि जहां पर वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है या जहां पर आप भी जिम्मेदार नहीं हो, बैंक भी जिम्मेदार नहीं है, किसी और ने बिकॉज ऑफ सिस्टम में अगर थोड़ी सी कुछ कमी थी जिसकी वजह से हुआ है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आपने गलती से कुछ आपका, जैसे मान लीजिए आपका कंप्यूटर में जेन्युइन सॉफ्टवेयर नहीं थे, कई बार लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसके साथ में एंटीवायरस काम नहीं कर पाते। हमेशा आप देखिए अगर एंटीवायरस आपका ओरिजिनल है, जेन्युइन है, तो ये भी जरूरी होता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, आप विंडो यूज कर रहे हैं तो वो भी आपका जेन्युइन होना चाहिए। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि फिर मालवेयर वगैरह आपके आते हैं जो कि आपके पासवर्ड्स को हैक कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर इस तरह से भी कुछ हुआ है तो उस केस में जहां पर आपकी गलती से, नेग्लिजेंस से कुछ हुआ है तो आपकी लायबिलिटी, अगर आप जैसे मैंने बोला 3 दिन में अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो 0 लायबिलिटी आपकी होती है। तो यहाँ पे रिपोर्ट करने के बाद पंकज जी क्या जांच पड़ताल की जाएगी, ये पता लगाया जाएगा कि वाकई हमसे गड़बड़ी हुई है, वाकई हमारे से धोखाधड़ी हुई है या हमारे से कोई चूक हुई है? देखिए, जहां तक अगर आप 3 दिन में आप रिपोर्ट करते हैं तो ये बात तो कंफर्म है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, 0 है इस केस में। बट डेफिनेटली अगर बैंक्स, क्योंकि कोई भी चीज अगर आपको कोई फायदा दिया जा रहा है तो उसका मिसयूज करने वाले लोग भी बहुत तैयार होंगे। तो ये बैंक्स को देखना है कि वो कैसे इस चीज को देखते हैं कि कोई विलफुल तरीके से तो ऐसा गड़बड़ नहीं कर रहा है। बट जो आरबीआई के निर्देश हैं उसके अकॉर्डिंग बैंक्स को अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा ताकि वहां पर फ्रॉड होने के चांसेस बिल्कुल ना हो। बिल्कुल, लेकिन ऐसा ना हो, आपको कैसे बचना चाहिए इस तरह के डिजिटल फ्रॉड से? क्योंकि आपको आरबीआई की तरफ से और ताकत तो मिल गई है, साथ ही बैंकों को भी कह दिया है कि अपना जो सिस्टम है, तकनीकी सिस्टम है खासतौर से, उसे और मजबूत बनाया जाए। लेकिन ग्राहक के तौर पे, कंज्यूमर के तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारी है, उससे भी हम आपको वाकिफ कराएंगे। जागरूक रहना चाहिए और कैसे मैं पूरी सेफली ट्रांजैक्शंस कर सकती हूँ ऑनलाइन, वो कौन कौन सी बातें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये होती है कि आपका जो भी पिन है या पासवर्ड है वो आप किसी के साथ शेयर ना करें। मैंने कई बार देखा है कि जैसे पेट्रोल पंप पर कई बार आपके पास आता है आदमी और बोलता है कि नहीं, आपको अगर पिन इंसर्ट करना है तो आपको उठ के आना पड़ेगा, मेरे पास में वाईफाई इनेबल्ड डिवाइस नहीं है। तो लोग कई बार, मैंने खुद देखा है ऐसा पेट्रोल पंप पर, कि उसको बोलते हैं कि मेरा पिन ये है और ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर लो। तो थोड़ी सी लापरवाही या थोड़ा सा आलस करके आप अननेसेसरी अपने साथ एक प्रॉब्लम को इनवाइट कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप शेयर ना करें। कई बार लोग अपने किसी को, सबऑर्डिनेट को बोलते हैं कि जाके एटीएम से पैसे निकाल के ले आओ और अपना पिन या पासवर्ड शेयर कर देते हैं। उस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, आप अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो साइबर कैफे में तो बिल्कुल ना करें, आप अपने पर्सनल कंप्यूटर से करें जिसके ऊपर आपका जेन्युइन सॉफ्टवेयर, जेन्युइन आपके पास एंटीवायरस हो। साथ ही आप देखें कि जो सिक्योर ट्रांजैक्शन गेटवे है HTTPS, यूजुअली या तो HTTP होता है या HTTPS होता है, तो S है तो मतलब वो सिक्योर गेटवे है। आप सिक्योर गेटवे पर ही ट्रांजैक्शन करें, उससे आपकी सिक्योरिटी ज्यादा रहती है। और इस तरह से आप, और जैसे आपका मोबाइल नंबर वगैरह है वो हमेशा अपडेट करें। ये तो आप खैर क्योंकि कंपलसरी हो गया है कि आपको अलर्ट आएगा ही, ईमेल अलर्ट और मोबाइल अलर्ट, लेकिन कई बार लोगों ने अपना नंबर अपडेट नहीं किया होता है। तो ऐसे में आपका जो OTP है किसी और नंबर पर जाएगा। आप जितनी जल्दी हो सके अपने ईमेल
आईडी और अपना मोबाइल नंबर को बैंक के साथ अपडेट करें, ताकि इस तरह के अगर कुछ भी अनऑथराइज ट्रांजैक्शन होते हैं तो उसकी जानकारी आपको इमीडिएटली मिल सके और उसको फिर रेस्पॉन्ड करना है। इस बात का आप ध्यान रखें, जैसा हमने अभी बात की कि 3 दिन के अंदर अगर आप रिपोर्ट कर देते हैं तो आपकी लायबिलिटी 0 होती है। तो यहाँ छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप यहाँ पर ध्यान से सुने, लेकिन अगर इन्हें आप फॉलो करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं तो काफी सावधानी से और काफी सेफली जो है आप अपने तमाम डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल लेन देन में धोखाधड़ी के खिलाफ तो हमने आपको यहाँ तैयार कर ही दिया है, लेकिन अब आपको भी थोड़ी जागरूकता दिखानी होगी, थोड़ा सा आपको भी यहाँ पर जागरूक रहना होगा। ऑनलाइन खरीदारी करने पर कंपनियों को प्रोडक्ट की एमआरपी के अलावा मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, प्रोडक्ट की नेट क्वांटिटी, बनने की जगह और साथ ही कंज्यूमर केयर की जानकारी लेबल पर देनी होगी। सरकार जो है वो जल्द ही ई कॉमर्स कंपनियों के लिए इसको जरूरी करने की तैयारी में है, ताकि इसे जनवरी 2018 से लागू भी किया जा सके। ये तमाम जानकारियां पढ़ने लायक फॉन्ट में प्रिंट किए जाएंगी। तो ये हैं वो तमाम डिटेल्स जिसके तहत ग्राहक को और भी ताकत हाथ में मिलेगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब। बने रहिए। योर मनी में आप जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और पहला सवाल डॉक्टर बिपिन हमसे पूछना चाहते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, कहां से बोल रहे हैं आप? हाँ जी मैडम, मैं गांधीनगर गुजरात से बात कर रहा हूँ। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? आई एम पैथोलॉजिस्ट। आप पैथोलॉजिस्ट हैं। चलिए बताइए, निवेश को लेकर क्या सवाल पूछना चाहते हैं योर मनी से? अच्छा मैडम, मेरा ये सवाल था कि अभी सपोज मैं 4 लाख रुपीज मुझे इन्वेस्ट करने हैं 1 ईयर या 1.5 ईयर के लिए। ठीक है। और उसके पोस्ट रिटर्न मुझे कुछ टैक्स कुछ अप्लाई नहीं करना है, सपोज टैक्स फ्री मुझे रिटर्न चाहिए अराउंड 10%। मुझे ये सही तरीका रहना चाहिए जी। 4 लाख रुपए आप एक मुश्त यहाँ पे निवेश करना चाहते हैं 1 से 1.5 साल के लिए। क्या इस समय अवधि के बाद आपका कोई लक्ष्य है जो इन पैसों के जरिए पूरा होगा बिपिन जी? यस, नेक्स्ट ईयर मुझे कार परचेज करने का मेरा। आपको गाड़ी खरीदनी है जिसके लिए ये इकलौता निवेश आपके पास है? यस, अभी एफडी में है वो सारे। चलिए देखिए, यहाँ पर 1 से 1.5 साल के नजरिए के लिए आप इक्विटी में तो निवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा और इनकी बातों से पंकज जी लग रहा है कि इनकी जोखिम उठाने की क्षमता नहीं है। जी कविता, देखिए इक्विटी में निवेश करना हो तो कम से कम 3 साल का टाइम होराइजन तो आपका होना ही चाहिए। हम तो उससे भी ज्यादा बोलते हैं कि 5 साल और उससे ऊपर हो, लेकिन आप 1 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आई थिंक मार्केट काफी ऊपर है, ऐसे में और भी आपका जोखिम बढ़ जाता है। तो मेरी सलाह होगी कि आप पूरी तरह से जो इक्विटी फंड है, जहां आप बात कर रहे हैं कि लार्ज कैप फंड में निवेश करने की, उसकी सलाह मैं आपको नहीं दूंगा। अगर आप टाइम होराइजन बढ़ाना चाहें तो बेशक कर सकते हैं। ऐसे में अगर 1 साल के लिए करना है तो कुछ हाइब्रिड फंड जिसका निवेश कुछ इक्विटी में भी होता है और डेट में भी होता है, उस तरह के फंड आप चुन सकते हैं। ऐसे में कुछ फंड ऐसे भी है, वैसे तो जो हाइब्रिड फंड होते हैं वहां पर अगर इक्विटी का जो कॉम्पोनेंट होता है वो 65% से एलोकेशन ज्यादा होता है तो आपका जो रिटर्न है वो टैक्स फ्री होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स फ्री होता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स हैं जहां पर इक्विटी एलोकेशन अगर कम भी है तो उसको आर्बिट्राज के साथ में कुछ मिलाकर ऐसा किया जाता है कि उसके इक्विटी एलोकेशन 65% बन जाए, तो उसमें रिस्क भी कम हो जाता है और जैसा आपने बोला कि रिटर्न्स आपके टैक्स फ्री होने चाहिए, वो भी आपके पास चॉइस हो जाती है। तो ऐसे में आपको सलाह दूंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी इनकम फंड, बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड या एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, इस तरह के फंड में आप निवेश करें, ये अच्छा है। लेकिन आप जहां तक उम्मीद करें कि 10% का रिटर्न भी मिले, टैक्स फ्री भी हो, वो मैं अभी नहीं बोल सकता ऐसे में, क्योंकि अगर मैं हाइब्रिड की बात कर रहा हूं, ये पूरी तरह से इक्विटी फंड नहीं है, इसमें रिटर्न्स थोड़े से इसके आसपास बट थोड़े कम भी हो सकते हैं, बट आपके फिक्स डिपॉजिट से बेहतर मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, और साथ ही आपका जो नजरिया है ना विपिन जी, वो भी थोड़ा सा कम है, जैसा कि पंकज जी ने भी समझाया। अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास का
पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो कम से कम 3 या उससे ज्यादा का नजरिया आपको रखना चाहिए। आपने फंड के नाम उम्मीद करती हूँ नोट कर लिए हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी इनकम फंड, बीएसएल बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड आपको रेकमेंड कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी का लक्ष्य थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, जो कि हम भी आपको रेकमेंड करते हैं, तो 3 साल के बाद अगर आप 3 साल तक लगातार निवेश करते हैं तो ज्यादा रिटर्न यहां पर कमाने की गुंजाइश है, संभावना है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, जिसका 9वां चरण जो है वो खुल चुका है और 14 जुलाई तक यहां पर एप्लीकेशंस जो है वो मंजूर की जाएंगी। 28 जुलाई को इशू जो है यहां पर शुरू हो जाएगा मिलना। ये मुझे बताइए कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पंकज जी 9वां चरण है जो रिलीज किया जा रहा है, और ऐसे में हमने देखा है कि जो बाजार भाव है उसके मुकाबले अगर आप सोने में पैसे लगाते हैं इस माध्यम के जरिए तो आपको लगभग 2.5 गुना ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। गोल्ड एज एन एसेट क्लास आपके पोर्टफोलियो में लगभग 5 से 10% का होना ही चाहिए, ये हमें रिकमेंडेशन होती है। लेकिन कंफ्यूजन यही बात का होता है, इसी बात का होता है कि जरिया क्या हो, क्या फिजिकल गोल्ड लें, ईटीएफ लें, गोल्ड फंड लें, या अब हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लें। तो स्पेसिफिकली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के फीचर्स एक बार फिर से मैं चाहती हूं कि आप बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए थोड़ा सा पोर्टफोलियो को स्टेबल करने के लिए गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। हालांकि रिटर्न्स के हिसाब से बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और जो गोल्ड सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड है यहाँ पर अच्छी बात यह है कि ये गवर्नमेंट इशू करती है तो इसमें रिस्क आपका नहीं होता है। दूसरी बात, जो प्रॉफिट होगा वो तो जो गोल्ड के प्राइस बढ़ेंगे उस हिसाब से ही होगा, बट अच्छी बात यह है कि यहाँ पर 2.5% पर एनएम का इंटरेस्ट जो कि हाफ ईयरली आपको पे किया जाएगा, वो आपकी एडिशनल प्रॉफिट है। आप अगर गोल्ड खरीदते हैं, गोल्ड में जो प्रॉफिट होता है वो तो होगा ही होगा, लेकिन 2.5% आपको हर साल का एडिशनल इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि डेफिनेटली 2.5% आपके लिए अच्छा फायदा है। दूसरी बात, 5 साल का आपका मिनिमम लॉक इन है। आपका 8 साल का बॉन्ड है, पर 6-7 साल में भी आपको 5-6 साल के एंड पर आपको एग्जिट का ऑप्शन भी यहां पर मिलेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि 5 साल तो मिनिमम आपको रखना ही पड़ेगा, और साथ में ये भी है कि इसके ऊपर बाद में कैपिटल गेन आपको नहीं लगेगा। तो वो भी एक यहाँ पर पॉजिटिव चीज है कि एक तो 2.5% आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है सोने में निवेश करने के मुकाबले में, और साथ ही आपको कैपिटल गेन नहीं लग रहा है। तो मेरा कहना यह है कि जिन लोगों को गोल्ड में निवेश करना है उनको डेफिनेटली फिजिकल गोल्ड के मुकाबले में ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में करना चाहिए। बिल्कुल, आप चाहें तो बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं, और यहाँ पर आपको बता दें कि एनएसई बीएसई पर भी गोल्ड बॉन्ड को खरीदा या बेचा जा सकता है। तो अगर मैं इसकी तुलना गोल्ड फंड से करना चाहूँ तो बेहतर है? हाँ, अगर हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ से या गोल्ड म्यूचुअल फंड जो होते हैं वहां पर भी बात करेंगे, तो जो 2.5% का आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है ये आपके लिए बेटर है। दूसरी बात, कैपिटल गेन की बात भी करें तो म्यूचुअल फंड में अगर 3 साल से पहले आप पैसा निकालते हैं, हालांकि हम 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं तो वैसे भी ये लॉन्ग टर्म हो गया, लेकिन वहां पर लॉन्ग टर्म में आपको विद इंडेक्स 20% कैपिटल गेन पे करना होता है। लेकिन यहां पर क्योंकि इस बार बोला गया है कि इसमें कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, तो ये एक आपके लिए बेटर है कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। तो 5, 6, 7 इन 3 सालों में आपके पास ऑप्शन होता है निकलने का, तो वो पार्शियल विड्रॉल का विकल्प है यहाँ पे कि हम पूरी तरह से निकल सकते हैं? नहीं, आपके जो बॉन्ड की एक बॉन्ड के ग्रुप पे आप बेच सकते हैं, आपने कितने बॉन्ड लिए उस पर डिपेंड करता है, बट ऐसा नहीं कि सारे बॉन्ड बेचने, नंबर ऑफ बॉन्ड जितने हैं उसके आप विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए, तो 14 जुलाई तक आपके पास मौका है इसमें निवेश करने का। रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से लेंगे दर्शकों के सवाल, बने रहिए। योर मनी में अब लेते हैं देहरादून से रोमा त्रिपाठी का सवाल, जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स हमारे साथ शेयर की हैं, हमें दी हैं। 27 साल की इनकी उम्र है और इन्होंने रिटायरमेंट का लक्ष्य, गाड़ी खरीदनी है इन्हें 2021 में, साथ ही बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अपने लक्ष्य निर्धारित कर रखे हैं, और उसके मुताबिक इन्होंने हर फंड को एक निवेश राशि भी दे दी है। एसबीआई ब्लू चिप फंड में 5,000 रुपए डालती है, एल&टी इंडिया वैल्यू फंड में डालती है 3,000 रुपए, और डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप में डालती है 3,000 रुपए। हर फंड को
को इन्होंने एक लक्ष्य दे दिया है जिसके तहत ये निवेश कर रही हैं। यहाँ पर कुछ और जानकारी हमें चाहिए थी, लेकिन रोमा फोन पर अवेलेबल नहीं है, तो इन्होंने अपनी आय की जानकारी हमें दी है। इनके और इनके पति की मिलाकर लगभग 11 लाख सालाना इनकम है, और ऐसे में इन फंड्स के तहत क्या इनके लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं होंगे जानना चाहती हैं। लंबी अवधि के लक्ष्य हैं सारे के सारे अगर हम देखें, सिवाय एक गाड़ी के लक्ष्य को छोड़कर, लेकिन उसके लिए इन्होंने कितना इकट्ठा कर लिया है, कब से एसआईपी कर रही है उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। लेकिन एक रणनीति के तौर पर मैं देखना चाहूं पंकज जी, अच्छी बात यह है हर फंड को एक लक्ष्य दे दिया है, तो हम यही कहते हैं कि इसी सिस्टमैटिक तरीके से आपको एसआईपी जैसे व्हीकल का इस्तेमाल करना चाहिए निवेश में। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर उन्होंने फंड जो चूज किए हैं वो भी अपनी कैटेगरी में अच्छे हैं, बट मैं थोड़ी सी बात बोलूंगा। तो जैसे उन्होंने डीएसपी ब्लैक रॉक माइक्रो कैप फंड को चुना है बच्चों की एजुकेशन के लिए। मेरे हिसाब से ज्यादा रिस्क वाले जो फंड होते हैं उसको आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट गोल नहीं है, जैसे गाड़ी खरीदनी है, वेकेशन पे जाना है, ऐसे गोल के लिए ज्यादा रिस्क वाला फंड चूज करेंगे तो बेहतर है, बजाय इसके कि आप बच्चे की एजुकेशन के लिए जो सबसे हाईएस्ट रिस्क वाला फंड है आपके पोर्टफोलियो में उसको रखा हुआ है। दूसरी बात यह है कि आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए और रिटायरमेंट के लिए अगर आप 3,000 रुपया हर महीना एसआईपी कर रहे हैं तो मेरी सलाह यह है कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको 4,000 रुपया इमीडिएट कर देना चाहिए। दोनों गोल में 4,000 रुपीज की एसआईपी करनी चाहिए, और आपको साथ ही हर साल इस एसआईपी अमाउंट को 10% से बढ़ाना होगा। तभी आप अपना गोल अचीव कर पाओगे, क्योंकि हम उम्मीद लेके चलते हैं कि आपको इक्विटी में कुछ 13-14% के आसपास भी अगर रिटर्न्स आते हैं तो आपको इतना तो करना होगा। साथ ही कार के लिए जो आप निवेश कर रहे हैं वो बहुत कम है। आपको अगर 4 साल में गाड़ी खरीदनी है तो 10,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना होगा। अगर वो अभी पॉसिबल नहीं है तो मेरी राय आपको ये होगी कि थोड़ा सा समय बढ़ा दें, 3 की बजाय आप 5 साल 6 साल में गाड़ी का प्लानिंग करें। तो यहाँ पे आपने फंड का चुनाव तो अच्छा किया है रोमा, लेकिन जैसा कि पंकज जी ने भी पॉइंट आउट किया है, आपने उन्हें लक्ष्य जो है वो गड़बड़ दे दिए हैं, ऊपर नीचे वो थोड़ी सी वहां पर आपसे चूक हुई है। तो इसको अगर सुधारना हो तो कोई और फंड आप इनको कहेंगे पोर्टफोलियो में शामिल करें? अपने पोर्टफोलियो में एक मल्टी कैप फंड आप ऐड कर लें, चाहे वो एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप हो या बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, वो आप ऐड कर सकते हैं। और साथ में अगर आपके पास पहले से कुछ निवेश किया हुआ है, जो मेरी कैलकुलेशन है वो इस सोच के कि आज से ही आप कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए पंकज जी। और इसी के साथ योर मनी में अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर जो व्हाट्सएप का है वो आपको हम दे रहे हैं, @kavita.th पे सवाल पूछ सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, लेकिन सभी जगह अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा। नमस्कार।